हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 8 मई के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, क्वेश्चन, सारी इंफॉर्मेशन को आराम से नोट कीजिए। एंड तक सेशन में बने रहिए और पीडीएफ के लिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तो हम चलते हैं हमारे आज के करंट अफेयर के सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको नोट करना चाहिए वो यहीं से पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो देखिए, एक पूरी रिपोर्ट जारी की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से, और इसे जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इसी रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डेटा जारी किया जाता है। 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज है उन सभी को इंक्लूड किया जाता है, और इसमें इंडिया को 2025 में रैंक दिया गया है 130वां। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अच्छा, किन डायमेंशंस के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले हेल्थ है ना, किसी भी देश में जीवन प्रत्याशा ऑन एवरेज कितनी है, मतलब ऑन एवरेज कोई भी व्यक्ति किसी देश में कितना जीता है, उस आधार पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। सेकेंड, एजुकेशन है ना, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो एवरेज कहाँ तक की पढ़ाई कर रहे हैं, कितने साल तक पढ़ते हैं, तो एजुकेशन देखा जाता है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है किसी भी देश में एवरेज व्यक्ति की। इस आधार पर, इन 3 डायमेंशंस के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला जाता है। 193 देशों में इंडिया को 130वीं रैंक पर रखा गया है। जारी किसने की? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसकी थीम रखी गई थी अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ये थीम पर रिपोर्ट को निकाला गया, इंडेक्स को निकाला गया, और इंडेक्स में इंडिया को 130वीं रैंक पर रखा गया। अब ये जो इंडेक्स है ना, आया 2025 में है, लेकिन ये 2023 की रिपोर्ट के आधार पर या 2023 के डेटा के आधार पर जारी किया गया। इसके पहले जो 2024 की रिपोर्ट आई थी वो 2022 के डेटा पर आधारित थी, और इसमें इंडिया को 133वीं रैंक पर रखा गया था। मतलब इंडिया की रैंक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 रैंक का सुधार हुआ है लास्ट ईयर से, अगर हम कंपेयर करें तो। यह भी पूछा जाता है कि लास्ट ईयर से कितने अंक का सुधार हुआ रैंक में, तो 3 अंक का। पहले थी लास्ट ईयर 133वीं रैंक इंडिया की, और अब हो गई है सुधरकर 130वीं रैंक। टॉप रैंकर कौन है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो पहले स्थान पर रखा गया आइसलैंड को। अब देखिए, अगर 2 कंट्री, क्योंकि यहां पर पॉइंट दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं, अगर 2 कंट्री को एक जैसे अंक आते हैं तो फिर उन्हें एक ही रैंक दी जाती है, और उसके बाद वाली जो रैंक है ना वो खाली छोड़ दी जाती है। तो दूसरी रैंक पर हमको 2 देश मिलेंगे, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, और तीसरी रैंक पर हमको देश देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से चौथी रैंक पर डेनमार्क को रखा गया इसके बाद, और 5वीं रैंक पर संयुक्त रूप से जर्मनी और स्वीडन को रखा गया। हमारे लिए टॉप 2 में काम हो जाएगा, आइसलैंड पहले नंबर पर, और दूसरे पर संयुक्त रूप से नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को रखा गया। ठीक है, हर साल निकाली जाती है रिपोर्ट। डायमेंशंस में आपको बता चुका हूं किन बेसिस पर। 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इजी था। सेकेंड क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इंडिया के लिए एक बोल सकते हैं खुशियों का दिन, फक्र का दिन है ना, हमारी आर्मी पर, हमारी गवर्नमेंट पर। ऑपरेशन सिंदूर है ना, आप सभी को पता चल गया होगा। कल के दिन में जब आप सुबह उठे होंगे, आपने व्हाट्सअप खोला होगा या फिर आपने फेसबुक, इंस्टा कुछ ओपन किया होगा, तो सबसे पहले जो आपको पता चला होगा वो है ऑपरेशन सिंदूर। इस बार इंडियन आर्मी ने घर में घुस के मारा है पाकिस्तान को। उरी अटैक के समय भी हमने एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन उस वक्त हम केवल पीओके में एंटर हुए थे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। लेकिन इस बार थोड़ा मामला अलग है।
आपको पता है पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी जो एयर फोर्स है ना, इस बार पाकिस्तान की बाउंड्री के 100 किलोमीटर तक अंदर घुसी है और 9 ऐसे टारगेट को नष्ट किया है इंडियन आर्मी ने, और इसको ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। यहां पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग नाम जो ऑपरेशन का है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सोचा गया है। यहां पर सबसे पहला सोचना या सिंदूर रखने का कारण था क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक में सारे पुरुषों को मारा गया था और जो महिलाएं हैं उनको कहा गया था मोदी को जाके बता देना। तो यहां पर अब बता दिया गया है और पता चल गया है गवर्नमेंट को भी, और उसी के रिटेलिएशन में हमने ऑपरेशन सिंदूर को, हमारी आर्मी जो है, हमारी एयरफोर्स जो है, अंदर घुस के हमने आतंकी ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया है। एक टारगेटेड स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है, क्योंकि यहां पर सिविलियंस पर अटैक नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, केवल आतंकी ठिकानों को चुन के नष्ट किया गया है। मसूद अजहर जो कि एक आतंकवादी है, उसने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि उसके परिवार के भी 10 लोग मारे गए। वो बच गया, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम है ना कंटिन्यू करेंगे हम इसको। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने या आर्मी ने शुरू किया और आतंकवादियों के 9 ठिकानों को यहां पर खत्म किया है। एक साथ रात को 1:45 एक साथ घुस गए और 100 किलोमीटर तक अंदर इस बार हम पाकिस्तान की बाउंड्री में जाके हमने बताया है कि भाई इंडिया डरता नहीं है और रिटेलिएट कर सकता है। इंडिया की जो खामोशी है ना, उसको मजबूरी मत समझो, है ना, अंदर घुस के मारने की भी हिम्मत रखता है, और नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। काफी लोग इसको एक रिलीजियन एंगल से भी जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि कल मंगलवार भी था, है ना, जब लास्ट डे हमने देखा था, जब ये हमला किया गया तो ये मंगलवार को रात में किया गया, है ना। तो आपको पता है हनुमान जी का दिन होता है और वहां पर भी हनुमान जी को सिंदूर ही चढ़ाया जाता है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, लेकिन मोस्टली जो इसका नाम सिंदूर सोचा गया है वो पहलगाम अटैक के आधार पर ही सोचा गया है। 7 मई को रात 1:44 पर, है ना, भारत ने पाकिस्तान और पीओके में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, है ना, ऐसे जितने भी आतंकवादियों के बेस थे उन सभी पर एयर स्ट्राइक की और 9 ऐसे टारगेट को पूरी तरीके से नष्ट किया है। पहलगाम अटैक का ये बदला है इंडियन गवर्नमेंट का। इसके बाद आपको पता है पूरे जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है जो बाउंड्री से लगता है, काफी गर्मा गर्मी बढ़ गई है इंडिया के रिटेलिएशन के बाद। जो कश्मीर क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र है, जो हमारा राजस्थान क्षेत्र है, वहां पर हमने जो एरियाज है उन एरियाज में सारे जो हमारे एयरपोर्ट हैं अगले आदेश तक उनको बंद कर दिया है। और इसके अलावा हमारी एयरफोर्स के द्वारा 2 दिन का अभ्यास शुरू किया गया जो कि राजस्थान में बिल्कुल बाउंड्री से लग के किया जा रहा है। तो यहां पर जवाब दिया जा रहा है, हमारे 80 से ज्यादा फाइटर जेट पूरे रेडी खड़े करे गए हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान इसके फिर से रिटेलिएट करता है, बदला लेने के लिए अगर कोई ऐसा काम करता है, तो फिर हमारी आर्मी तैयार है पाकिस्तान को एक बार फिर से जवाब देने के लिए। तो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 प्लेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जो 9 आतंकी बेस को डिस्ट्रॉय किया गया, अगर आप बाउंड्री पे देखेंगे तो पीओके के तो नष्ट किए ही गए हैं। यहां पर देखिए राजस्थान बाउंड्री के अंदर भी इंटर होके, राजस्थान के आगे पाकिस्तान की बाउंड्री में इंटर होके 100 किलोमीटर अंदर तक जो बहावलपुर का क्षेत्र है वहां पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। तो बहावलपुर मुरिद के 30 किलोमीटर अंदर है ये बॉर्डर से, गुलपुर 35 किलोमीटर तक अंदर है, सवाई कैंप 30 किलोमीटर, बिलाल कैंप भी इसकी एक पर्टिकुलर मतलब पता नहीं चली है दूरी। कोटली कैंप की बात करें 15 किलोमीटर अंदर है, बरनाला कैंप ये पाकिस्तान में 10 किलोमीटर, सरजल कैंप 8, महमूना कैंप 15 किलोमीटर तक अंदर था। तो कुछ कैंप है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और कुछ कैंप है जो डायरेक्ट पाकिस्तान का जो ऑफिशियल एरिया है वहां पर देखने को मिलते हैं। और बाकी तो हमारा ही एरिया है, पाक अधिकृत कश्मीर भी हम बोले तो एरिया तो हमारा ही है, पर ये अभी पाकिस्तान के अंडर में है, ठीक है, उसके कंट्रोल में है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये 9 प्लेस है जहां पर हमने एयर स्ट्राइक की है। जिस मिसाइल का यूज किया गया, जिस ड्रोन का यूज किया गया उसकी बात करें तो जो ड्रोन हमने यूज किया ना, ये लाइटरिंग म्यूनिशन एक ड्रोन है। मतलब एक इसको देखें ना तो एक सुसाइड ड्रोन की तरह ये काम करता है। मतलब जिस जहां पर भी गिरेगा
ये वहां पर फट जाएगा। तो इस तरीके के ड्रोन को हमने यूज किया है टारगेट को खत्म करने के लिए। इसके अलावा जो मिसाइल हमने यूज की, स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प शैडो क्रूज मिसाइल का हमने यूज किया है। एक हमर एयर टू ग्राउंड बॉम्ब का यूज किया है डिस्ट्रॉय को, जो भी हमारे टारगेट थे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और नो कैंप नो प्लेसेस पर अलग अलग जगह पर आतंकवादियों के खत्म किए गए हैं। तो ये है हमारा स्टॉर्म शैडो। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक मिसाइल है जिसको छोड़ा गया है अलग अलग टारगेट्स पर, ड्रोन्स का यूज किया गया। अब देखिए फाइटर जेट में ये नीचे की तरह इस तरीके से लगे होते हैं और इनको टारगेट पर हिट किया जाता है। तो कौन सा ऑपरेशन है? ये है ऑपरेशन सिंदूर। याद रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज थी, है ना, और गर्व की बात थी इंडिया के लिए। अब आगे देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। उसके बाद हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट या आर्मी अभी और ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए तैयार हो, ये आगे पता चलेगा हमको। पर ये एक चीज है कि इंडिया में मॉक ड्रिल बोल के पाकिस्तान में सायरन बजवा दी है गवर्नमेंट ने। मतलब हमको बोला था 7 तारीख को मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे और इधर रात में ही सायरन बजा दिए पाकिस्तान में। चलिए ठीक है, इंडिया के लिए भी और आगे आने वाले समय में आतंकवाद के लिए भी एक सबक होगा ये। और हमारे जो एस जयशंकर है, जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने तो डायरेक्ट इस चीज पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि भाई जब यूरोप ने चेताया था इंडिया को, तब भी एस जयशंकर ने कहा था कि भाई हमको पार्टनर चाहिए, हम पार्टनर ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड में, हमको ज्ञान देने वाला नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पार्टनर। हम देख लेंगे, हमारी समस्याओं को हम निपट सकते हैं, इतने तो हम योग्य हो चुके हैं। चलिए पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा कि अब इंडिया पुराना वाला नहीं है, काफी आगे निकल गया है। तो इन फ्यूचर आतंकवादी घटनाएं इंडिया में रुकेगी और काफी हद तक रुकी भी है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिनको खत्म करना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे यहां पर क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए कंप्लीट जीएस फाउंडेशन कोर्स यहां पर अवेलेबल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जितने भी जीएस के टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इन सभी को आपको यहां पर कवर करवाया गया है जीएस फाउंडेशन कोर्स में। बहुत ही बेसिक से आपको, अगर आप किसी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बेसिक से सारे जीएस के टॉपिक यहां पर आपके तैयार किए जाते हैं। फाउंडेशन बेच है काफी नॉमिनल प्राइस में, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर के रूप में अपॉइंट किए गए फ्रेडरिक मर्ज, ये चुने गए हैं जर्मनी के नए चांसलर। आपको पता है जर्मनी में जो गवर्नमेंट है उसका हेड होता है, जो बोल सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट है, उसका हेड चांसलर होता है। कैबिनेट का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हेड होता है, और सारे जो डिसीजन होते हैं ना वो चांसलर के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये जर्मनी में जैसे पीएम का पद होता है वैसे जर्मनी में चांसलर का पद है। तो जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी की पार्लियामेंट के द्वारा चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जर्मनी में क्या होता है, देखिए चांसलर के पद के लिए जितने भी नाम होते हैं ना, प्रेसिडेंट उनको पार्लियामेंट में जारी करता है और पार्लियामेंट में फिर होती है वोटिंग, और जिनको भी ज्यादा वोट मिलते हैं उस व्यक्ति को चांसलर अपॉइंट किया जा सकता है। तो फ्रेडरिक मर्ज की बात करें तो ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता हैं, और जब वोटिंग हुई थी तो 630 में से 325 वोट फ्रेडरिक मर्ज को मिले हैं। ठीक है, 69 साल की इनकी एज है। सेकेंड सबसे ओल्डेस्ट चांसलर होंगे ये जर्मनी में, क्योंकि इनके पहले जो कॉनराड थे वो 73 वर्ष की आयु में चांसलर बने थे 1949 में जर्मनी में। ओके, अभी जर्मनी के चांसलर के पद पर ओलाफ स्कोल्ज देखने को मिलते हैं। ओलाफ स्कोल्ज को रिप्लेस करेंगे फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के नए चांसलर बनेंगे। तो चांसलर का पद मैंने आपको बता दिया है। अब तक 36 चांसलर रह चुके हैं, जिनमें से 35 पुरुष चांसलर है और एक महिला चांसलर है। एंजेला मर्केल एकमात्र महिला चांसलर है यहां पर, यह आपको याद रखना चाहिए। जर्मनी में जितने भी चांसलर रहे, एकमात्र महिला चांसलर एंजेला मर्केल रही है। जर्मनी सेंट्रल यूरोप का एक देश है, कैपिटल है बर्लिन, इसकी करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर वर्तमान में। आगे आए, डिपो दर्पण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा?
तो डिपो दर्पण पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर बी, डिपो दर्पण पोर्टल। ठीक है, अब देखिए हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि 20 मई को डिपो दर्पण, वैसे दर्पण कर लो इसको, डिपो दर्पण पोर्टल और एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इस पद पर हैं वर्तमान में प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें तो देखिए जितने भी फूड डिपो है ना, फूड डिपो फॉर एग्जांपल गोदाम है ना, अनाज के गोदाम जितने भी है, चाहे वो निजी हो, प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, उन सभी की निगरानी करना, रियल टाइम सर्विलेंस पर रखना, ताकि भाई जो भी फूड खराब होता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है डिपो का, चाहे एफिशिएंसी अच्छी नहीं है काम, या फिर सही वहां पर टेम्परेचर नहीं है, तो जो अनाज खराब हो जाता है, काफी अनाज ऐसे क्विंटलों में हर डिपो में खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है, काम नहीं आता, तो उन सभी को इंटरनेट के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, एआई के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग इन सभी डिपो की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद मिलेगी, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी, और जो फूड है ना ऐसे डिपो में, उन्हें सेफ और फ्रेश रखने में, लंबे समय तक सेफ और फ्रेश रखने में मदद मिलेगी। तो ये चीजें फूड स्टोरेज डिपो के अंतर्गत कि भाई क्या किया जाता है, तो इसके लिए अभी जो पोर्टल लॉन्च किया जाने वाला है, इसे डिपो दर्पण पोर्टल का नाम दिया गया है ना। हमारा आंसर हो गया डिपो दर्पण पोर्टल का शुभारंभ कौन करेगा, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया जाएगा, यूनियन मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर हो गया हमारा आंसर बी, है ना। आगे आ जाएं, फायदा क्या होगा, तो फायदा मैं आपको बता ही चुका हूं कि फूड क्वालिटी चेक की जा सकती है ना, डिपो का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और चेक किया जा सकता है समय समय पर कि भाई डिपो सही काम कर रहे हैं या नहीं, और अनाज कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा है। इंटरनेट सर्विलियंस का यूज किया जाएगा, एआई का यूज किया जाएगा, सीसीटीवी इमेजेस का यूज किया जाएगा, है ना। टेम्परेचर कितना है डिपो का ये पता चलेगा, आर्द्रता वगैरह कितनी है, इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अनाज सड़ तो नहीं रहा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की बात करें तो इसे शुरू किया गया है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश राज्य में इसे शुरू किया गया मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से। इसका उद्देश्य अगर हम देखें, उद्देश्य की बात करते हैं, तो एक तो ये कि जो बच्चे हैं राज्य में, उत्तर प्रदेश में, उनको कुपोषण का शिकार होने से बचाना, और राज्य की जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनमें भी पौष्टिक आहार उन्हें प्रदान किया जा सके, उनमें भी कुपोषण को खत्म किया जा सके, ऑल ओवर राज्य में कुपोषण को खत्म करना उद्देश्य है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को। 3 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं जो कि आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर्ड है, उनको रोज सुबह देखिए दूध दिया जाएगा, फल दिए जाएंगे, पौष्टिक खाना दिया जाएगा, और उनकी हाइट, वेट, बॉडी के इंडिकेटर्स जो भी है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि भाई उनमें कुपोषण जो है उसको खत्म किया जा सके पूरी तरीके से। तो इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को राज्य ने लॉन्च किया है। गर्भवती माताओं को, आंगनवाड़ी में आने वाली महिलाओं को, इन्हें भी न्यूट्रिशन वाला फूड या भोजन प्रदान किया जा सके। अभी राज्य के 43 जिलों में 204 टेक होम राशन जो यूनिट है, जैसे पीडीएस होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वहां से 288 प्रोजेक्ट के लिए राशन दिया जा रहा है, और इन फ्यूचर ऐसी यूनिट हर जिले में बनाई जाएगी ताकि माताओं को भी पोषण मिल जाए, और राज्य में बच्चों को भी जो कि आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड है उनको भी पोषण पूरा किया जा सके। तो योजना किस राज्य की है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है।
उत्तर प्रदेश का कैजुअली डेटा देख लें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सीएम के पद पर है योगी आदित्यनाथ वर्तमान में। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीट है। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। यहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ, है ना, यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, द्विपक्षीय एक मुक्त व्यापार समझौता है ना, जिसमें क्या होता है, या तो टैक्सेस को पूरी तरीके से कम कर लिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है ना। इसे ही नाम दिया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में 2 साल से बातचीत चल रही थी इसके लिए, और अब फाइनली इसके लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया गया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम कीर स्टारमर के मध्य में। कीर स्टारमर के मध्य में। तो समझ में आ गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, बता चुका हूं मैं आपको। या तो भाई इतना कम कर दो टैक्स, दोनों देशों के मध्य में जो ट्रेड होता है इतना टैक्स कम कर दो, या फिर खत्म कर दो। इतना कम कर दो कि वो खत्म के बराबर हो, या फिर पूरी तरीके से खत्म कर दो, ताकि दोनों देशों के मध्य में ट्रेड को बढ़ाया जा सके। अब देखिए, कटौती किस किस में हुई है, तो सारी चीजें तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर विस्की और जो अल्कोहल है ना, उस पर टैक्स को 150% से 75% तक कर दिया है इंडिया ने। बेचो, जो व्हीकल इंपोर्ट है ना, जो इंपोर्ट किया जाता है, वहां पर जो 100% पहले टैक्स था उसको 10% टैक्स कर दिया है इंडिया ने। कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइस या एरोस्पेस प्रोडक्ट पर भी टैक्स को लगभग कम किया गया है। यूके ने इंडिया के 99% गुड्स पर से 0 कस्टम ड्यूटी कर दी है, मतलब लगभग हटा लिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पहले 10% टैरिफ लगता था जब हम कुछ बेचते थे, कपड़ा वगैरह। अब वो पूरी तरीके से टैक्स यूके ने हटा लिया। तो इस तरीके से अब संभावना है कि अभी जो दोनों देशों के मध्य में $60 बिलियन का ट्रेड है, वो 2030 तक लगभग डबल हो सकता है। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और यूके के मध्य में। ऑपरेशन शिवा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया जाएगा? ऑपरेशन शिवा की बात करें तो यह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया जाने वाला है इंडियन गवर्नमेंट या आर्मी के द्वारा। वैसे हर साल शुरू किया जाता है, आपको पता है। अब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, और अमरनाथ यात्रा में क्योंकि जहां से ये शुरू होती है, जहां जाती है, वो थोड़ा सा आतंक प्रभावित एरिया है। शुरू ही पहलगाम से होती है, और अभी जो टेरर अटैक हुआ है वो कहां पर हुआ है? पहलगाम में हुआ है ना। तो 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक भारत में अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। 2 रूट होते हैं अमरनाथ यात्रा के, एक होता है पहलगाम होके और एक होता है बाल्टाल होके, जम्मू कश्मीर में। ओके, यात्रियों की सुरक्षा के लिए 80,000 आर्मी के जवान ऑलमोस्ट लगाए जाते हैं। अब ये कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन एक मैंने आपको डेटा दिया है कुछ सालों का, तो 80,000 तक जवानों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो सेफली पूरी अमरनाथ यात्रा को करवा पाए। और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन शिवा। लास्ट ईयर भी आयोजित किया गया था। पहलगाम टेररिस्ट अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा को और ज्यादा सुरक्षा दी जाए। तो यह ऑपरेशन शिवा, अमरनाथ यात्रा सही ढंग से संचालित हो जाए, सफलतापूर्वक, बिना किसी बोल सकते हैं आतंकवादी घटनाओं के, सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए, इसके लिए आयोजित किया गया ऑपरेशन शिवा को। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क, इसे स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। आंसर सी। पूरा डेटा सेंटर पार्क है, समझ में आ रहा है क्या है? मतलब एक पूरी की पूरी जैसे कॉलोनी विकसित करते हैं ना, पार्क क्या होता है?
एक पूरा एरिया डेवलप कर देना, जैसे हमारी सोसाइटीज वगैरह होती है वैसे पूरा एक एरिया, जैसे आप देखेंगे तो पूरा एक एरिया डेवलप कर दिया। ये एआई आधारित देश का पहला डेटा सेंटर पार्क है। तो शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर, है ना, वहां पर छत्तीसगढ़ी भाषा में नवा रायपुर का क्षेत्र, रायपुर के आसपास, तो नवा रायपुर में इंडिया के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ के सीएम ने। कई सारे डेटा सेंटर का एक एरिया होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूं पार्क क्या होता है। कई सारे डेटा सेंटर होते हैं और डेटा सेंटर पार्क इसे कहा जाता है। एक ही पार्क में बहुत सारे डेटा सेंटर, डेटा से रिलेटेड यहां पर काम किया जाता है। अब डेटा किसी का भी हो सकता है, जनगणना का डेटा हो सकता है ना, इंटरनेट का डेटा हो सकता है, कंपनीज का डेटा हो सकता है, ऑल ओवर हर चीज एक डेटा है, कोई भी यूनिक इंफॉर्मेशन एक डेटा होती है। तो डेटा को कैलकुलेट करना, उन्हें मैनेज करना, उन्हें एक जगह पर सेव करके रखना, ये इस डेटा सेंटर पार्क का मुख्य कार्य होगा। एआई बेस्ड है भारत का पूरी तरीके से, है ना। डाटा सेंटर में सर्वर्स होते हैं जो इन डेटा का यूज करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद ये डेटा का यूज बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनको डेटा ये भी यूज कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज भी इस डेटा को अलग अलग कामों में ले सकती। जनगणना का डेटा है तो स्कीम को लॉन्च करने में फायदा मिलेगा, सहूलियत होगी, है ना। अदर चीजों का डेटा है तो उनसे कुछ और काम किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट और कंपनीज को फायदा होता है अल्टीमेटली। छत्तीसगढ़ का ये जो एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क है, ये ऑलमोस्ट 13.5 एकड़ में फैला होगा। 2.7 हेक्टेयर को स्पेशल इकोनॉमी जोन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, सिर्फ एआई सर्विसेज के लिए। मतलब एआई सर्विसेज को आप इंटरनेशनली छूट दी जाती है टैक्सेस में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनमें अगर कोई है तो। शुरुआत में जो कैपेसिटी होगी ना एनर्जी यूज करने की, वो 5 मेगावाट की है। इन फ्यूचर इस डेटा सेंटर में 150 मेगावाट तक एनर्जी यूज की जाएगी डेटा सेंटर को संचालित करने में। इसमें 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा पूरे प्रोजेक्ट या पार्क को बनने में एंड तक। तो पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क इंडिया में कहां बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल ही रायपुर है। रमन डेका यहां पर गवर्नर के पद पर हैं और विष्णुदेव साई सीएम के पद पर हैं। यहां पर जो विधानसभा है उसमें 90 सीट देखने को मिलती है, राज्यसभा में 5 सीट देखने को मिलती है और लोकसभा में 11 सीट देखने को मिलती है। MIGM का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका पूरा नाम क्या है? तो MIGM की बात करें, हाल ही में DRDO ने या भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस है ना, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस है क्या? इसका जो यूज है ना वो समुद्र के अंदर किया जाएगा। एक माइंस क्या होती है? माइन है ना, जो माइंस लगा देते हैं, देखा होगा मूवीज में, पैर रखते हैं और वो ब्लास्ट हो जाती है। आतंकवादी को मारने के लिए ऐसे कभी भी यूज किया जा सकता है, तो ये स्थल पे यूज की जाती है। अब एक ऐसी माइन को डेवलप किया गया है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। इन्हें समुद्र में यूज किया जाएगा और इनके ऊपर से कोई भी अगर पनडुब्बी गुजरती है, कोई भी शिप गुजरता है दुश्मनों का, तो इसके सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं। समुद्र के अंदर धरातल पे सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं अगर इसके ऊपर से कुछ भी जाता है। यहां पर दो तरीके, या तो डायरेक्ट लगाकर आप कोई भी पनडुब्बी या शिप गुजरा तो ये सेंसर से एक्टिवेट करेगा और ब्लास्ट करेगा, या फिर दूसरा कि भाई डेटा भेजेगा। अब यहां पर कोडिंग करो, या तो डेटा भेजेगा, जो भी अथॉरिटी इसको कंट्रोल कर रही है उसको जैसे ही डेटा है कि कोई पनडुब्बी गई है, अथॉरिटी देख लेगी कौन सी पनडुब्बी और वहां पर उसको ब्लास्ट किया जा सकता है। तो ये एक और तरीका है। तो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का पूर्ण रूप है, जिसका सफलतापूर्वक इंडिया ने हाल ही में परीक्षण किया है। दुश्मन के किसी भी शिप को, किसी भी सबमरीन को, किसी भी पनडुब्बी को ये पानी के अंदर नष्ट कर सकता है। तो एडवांस अंडर वाटर माइन है एक तरीके की। नेवी ने इसका सक्सेसफुली DRDO की सहायता से बनाया गया और नेवी ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, पूरा नाम है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। सबमरीन और नेवल शिप के लिए माइन की तरह यह काम करता है। DRDO के अंतर्गत उसकी एक लेबोरेटरी है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, विशाखापट्टनम में, इसके द्वारा इसे बनाया गया है।
लास्ट क्वेश्चन, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट, जिसे ग्लेक्स 2025 नाम दिया गया है, इसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया 7 तारीख को। यह किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा की बात करते हैं तो ये वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं भारत में। नई दिल्ली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट ग्लेक्स 2025 का इन्होंने इनॉग्रेशन किया। 7 तारीख को यह समिट शुरू हुई थी और 9 तारीख तक इसका आयोजन किया जाएगा और ये 12th एडिशन है इस समिट का। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है। इंडिया में यह पहली बार ही आयोजित की जा रही है। समिट का आयोजन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। इंडिया में इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। कहां पर इसे होस्ट किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, उद्देश्य क्या है समिट का? भारत को स्पेस ग्लोबल स्पेस लीडर के रूप में स्थापित करना, ग्लोबल स्पेस लीडर बनाना और स्पेस से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है, अंतरिक्ष से रिलेटेड देशों के मध्य में जो भी मतभेद है उन सभी को खत्म करना, स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को कैसे विकसित किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करना, यह उद्देश्य ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट ग्लेक्स 2025 को आयोजित किए जाने का। इसकी थीम रखी गई है रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनिसेंस। इसकी थीम को डिक्लेयर किया गया है। अब क्या क्या इस समिट में किन किन चीजों को आयोजित किया जाएगा या क्या क्या कार्य किए जाएंगे? तो देखिए 36 देशों के 233 फॉरेन डेलीगेट्स यहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो कि स्पेस से संबंधित है ना, स्पेस के कामों से संबंधित है। समिट में डिस्कशन होंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इनोवेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और स्पेस से संबंधित एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जाएगा। तो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में और अब इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली, पहली बार इंडिया में 2025 में। आयोजन कौन करवाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। इस संस्था की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड के देशों के मध्य में कोई भेदभाव ना बढ़े, कोई विवाद ना बढ़े, स्पेस के कार्यक्रमों को लेकर सभी प्रोग्राम पर नजर रखना, सही ढंग से सभी देशों के मध्य में समन्वय बनाना, यह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है। स्थापना की गई थी 1951 में और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है फ्रांस के पेरिस में। तो ये हो गए हमारे 8 मई के सभी करंट अफेयर। एक एक फैक्ट को, एक एक डिटेल को यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के जो हमारे करंट अफेयर है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा यह बनाया जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में। सेकेंड, पुलित्जर अवार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो पुलित्जर अवार्ड दिए जाते हैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का इनॉग्रेशन किस शहर में किया गया था? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था कहां पर? नई दिल्ली में। फिर केवी राबिया जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? केवी राबिया की बात करें तो समाज सेवा से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 24 अप्रैल 2021 में। हाल ही में चर्चा में रहा बगलिहार डैम भारत के किस राज्य या यूटी में स्थित है? तो बगलिहार डैम देखने को मिलेगा भारत की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। लोक लेखा समिति का हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लोक लेखा समिति का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया केसी वेणुगोपाल को। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष।
हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल्स आयोजित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भारत में मॉक ड्रिल्स का आयोजन, नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1971 में। फिर किस संस्था को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक निगरानीकर्ता माना जाता है? तो यह है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और लास्ट क्वेश्चन था 2025 में सुदीरमन कप किस देश ने जीता है? तो सुदीरमन कप जीता है चाइना ने, आयोजन भी चाइना में ही किया गया था। तो ये सारे करंट अफेयर है हमारे लास्ट सेशन के। डिटेल में हमने यहां पर कल डिस्कस किए थे, आज रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूर्ण रूप है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में। रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रायगढ़ घराने की बात करें तो ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, गोविंद जी नृत्यालय किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता था? और भारतीय संविधान का आर्टिकल 77 किससे संबंधित आर्टिकल है? तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, पॉज करके देख लीजिए, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।